फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम में जिसमें आपका सबसे पहला पेपर इंग्लिश का है उस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर आपने पूरा साल बिल्कुल तैयारी नहीं की तो अभी भी 10 से 15 दिन पड़े हैं। अगर आप मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर के ऊपर अमल करते हैं और तैयारी कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश के पेपर में एमसीक्यूज हम कर चुके हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हम जो है वो कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम आपका जो क्वेश्चन नंबर शुरू होता है 5, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक्शन 2 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लेटर है, जिसमें स्टोरी आ जाती है, जिसमें पोइम का स्टैंजा है, इसकी तशरीह करनी है, पंक्चुएशन लगानी है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ है जिसकी इंग्लिश लिखनी है। तो ये वाले जो 4-5 सवाल हैं सारे के सारे आज की वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका जो पेपर है वो 110% मुकम्मल हो जाएगा। इससे पहले आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर इंग्लिश की वीडियोस, यानी ये वाली वीडियोस एमसीक्यूज की वीडियो है, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस है, फिर मैंने लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज जो भी हैं उनकी वीडियो भी आपके साथ एक शेयर की हुई है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। तो इस चैनल के ऊपर जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर की जो पेपर की तैयारी है वो रेगुलर बेस के ऊपर मैं करवा रहा हूं, तो आपने बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको रेगुलर बेस के ऊपर वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले आपका स्मार्ट सिलेबस क्योंकि आया हुआ है तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। ये आपका स्मार्ट सिलेबस है, ये आपने 4 लेसन इसमें नहीं करने। और उसके बाद अभी स्पेसिफिकली जिसकी बात करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आज की वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको सारे के सारे जो सवाल हैं अच्छे तरीके से तैयार हो सके और आपके जो बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक सारे के सारे सवाल आपको समझाए जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले क्लास 11 इंग्लिश का जो गेस्ट पेपर है 2026 ये आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, 5, 6, 7, 8 और जितने के जितने पार्ट हैं इसके, और अगर आप बीच में और की ऑप्शन आ रही है तो दोनों पार्ट मैंने उसमें सॉल्व की हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। कंप्लीट सोल्यूशन विद ऑल पार्ट्स एंड और ऑप्शन मॉर्निंग इवनिंग, जिस भी ग्रुप से आपका तल्लक है, चाहे मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं चाहे अपनी इवनिंग में पेपर देना है, लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं, इवनिंग में पेपर दे रहे हैं और किस बोर्ड से आपका तल्लुक है। ऑल पंजाब बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम मास्टर क्लास टिप्स टू स्कोर हाई मार्क्स, आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे जिसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। पहला, रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, इससे पहले कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें उसको प्रॉपरली अपने रीड करना है, समझना है। नंबर 2 पे है राइट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पीटीबी टेक्स्ट बुक एंड ग्रामर बुक, आपके जो आंसर है ना वो पीटीबी बुक्स और जो ग्रामर बुक्स का उसके मुताबिक होने चाहिए क्योंकि टीचर ने उसके मुताबिक आपके पेपर मार्क करने हैं। यूज़ करेक्ट ग्रामर, यानी करेक्ट ग्रामर का इसमें इस्तेमाल करना है। पंक्चुएशन और स्पेलिंग, यानी इंग्लिश में अगर आप अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं तो ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग का आपने खास ख्याल रखना है। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स एंड चूज द बेस्ट और ऑप्शन, यानी सारे पार्ट करने हैं और जिसमें और ऑप्शन होगी जो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको आता है वो वाला आपने चूज़ करना है। कीप द आंसर रेलिवेंट एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल, अब पहले ये था कि शीटें भर दें, जितनी ज़्यादा शीटें होंगी उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेगी, अब वो दौर ख़त्म हो गया। आपने अननेसेसरी जो डिटेल है वो बिल्कुल नहीं लिखनी है, टू दी पॉइंट आपने बात करनी है ताकि जितनी ज़्यादा डिटेल लिखेंगे उतने ज़्यादा गलतियों के चांस ज़्यादा हैं और जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी उतने ज़्यादा नंबर भी आपके कटेंगे। नंबर 6, रिवाइज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक लेसन, जितने भी टेक्स्ट बुक लेसन है उनको रिवाइज करें, पोइम होगी, ग्रामर के रूल हैं, सबको रिवाइज करना है। नंबर 7, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर विद इन द बोर्ड एग्जाम टाइम लिमिट, आपने अभी क्योंकि पेपर में टाइम पड़े हुए हैं आपके 10-12 दिन, तो आपने कुछ पेपर आपने सॉल्व करने हैं। ये 3 घंटे का पेपर है, एग्जैक्ट आपने घड़ी पे 3 घंटे नोट करके अपना पूरा एक पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चले कि आप प्रॉपरली पेपर सॉल्व कर सकते हैं टाइम लिमिट के अंदर। पेपर याद करना और टाइम लिमिट के अंदर पेपर मुकम्मल करना अलग बातें हैं। कीप हैंड राइटिंग नीट एंड प्रेजेंटेशन क्लीन, आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन साफ सुथरी होनी चाहिए। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर एप्रीपिएड, यानी आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको अंडरलाइन अभी से करते जाएं आप। 10, लीव फ्यू मिनट्स फॉर रिवीजन बिफोर सबमिटिंग द पेपर्स, पेपर को सबमिट करने से पहले कम से कम 5 मिनट आपके पास ज़रूर होने चाहिए, 10 मिनट अगर मिल जाए आखिर पे ताकि आप पेपर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप है ना सिर्फ इंग्लिश के लिए बल्कि सारे के सारे के जो भी बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए टिप्स पे आपने ज़रूर अमल करना है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा ना उसका ए पार्ट में राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ
यू टू ज्वाइन एजुकेशनल टूर, आपको एक लेटर आएगा। लेटर में मोस्ट प्रोबेबली जो लेटर इस तरह के ही होते हैं कि राइट अ लेटर टू योर फादर, आपने अपने बाप को, फादर को लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग टू अलाउ यू टू ज्वाइन द एजुकेशनल टूर, आपने एजुकेशनल टूर को ज्वाइन करना है तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये लेटर आपका, ये 10 नंबर का लेटर होगा। तो लेटर में आप जानते हैं कि नंबर लेना बहुत आसान है, आपने कुछ रूल जो है उनको फॉलो करना है। देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन और लेटर में आपके पास चॉइस होगी, तो आप चाहे लेटर कर लें चाहे सारे एप्लीकेशन कर लें। अगर आप दोनों कर लेंगे थोड़े थोड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपके पास जो है सबसे पहले द हेडिंग होती है एग्जामिनेशन हॉल CTABC, डेट आप जो भी होगी मार्च 15 2026, डेट जो मर्जी लिख दें। बच्चे बहुत ज़्यादा डेट का पूछ रहे होते हैं पेपर के दौरान, तो डेट जो मर्जी लिख दें, उसका पैटर्न ठीक होना चाहिए। आप 2036 लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन पैटर्न ठीक हो, कामा वगैरह लगा हो, जो तरीकाकार हो उसके मुताबिक डेट हो, तो इस तरह आपको इस हिस्से के नंबर मिलेंगे। उस पर डियर फादर, ठीक है, आवर कॉलेज अरेंजिंग एन एजुकेशनल टूर टू द नॉर्थर्न एरियाज़, यानी हमारा जो कॉलेज है नॉर्थर्न एरियाज़ का टूर अरेंज कर रहा है नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लें। इट विल बी हाईली इन्फॉर्मेटिव फॉर माई स्टडीज़। अब आपने वालिद साहब को कन्विंस करना है, तो आपने जो है सिर्फ ये नहीं कहना कि मैं घूमने जा रहा हूँ, आपने साथ ये रिलेट ज़रूर करना है कि मैं हाईली इन्फॉर्मेटिव, मेरी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग, साथ ये भी देना है, कहना है कि मेरे जो दोस्त हैं वो भी जा रहे हैं, ठीक है। ये इससे ज़रा आप कन्विंस हो जाते हैं कि आपके एक एजुकेशनल टूर भी हैं और इसके यार दोस्त भी जा रहे हैं। प्लीज़ अलाउ हिम टू ज्वाइन दिस टूर एंड सेंड मी, आपने इजाज़त भी मांगनी है, एंड सेंड मी ₹5,000 फॉर एक्सपेंसिस, ना सिर्फ इजाज़त मांगनी है, साथ पैसे भी मांगने हैं कि मुझे इतना खर्चा चाहिए, 5,000 लिख लें, 15,000 लिख लें, 20,000 लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि नॉर्दर्न एरिया में अगर आप टूर पे जाएंगे तो कितने पैसे घर वालों से चार्ज करेंगे, मांगेंगे, ठीक है। तो ये टू दी पॉइंट लिखना है। मैंने कहा ना, ज़्यादा जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ग्रामेटिकली पंक्चुएशन के तौर पे कोई गलती हो सकती है, तो आपके नंबर कटेंगे। 10 नंबर का सवाल है, 3 नंबर यहाँ से हैं, 2 नंबर आपके यहाँ से बनेंगे, योर अफेक्शनली योर लविंग सन लिख लें XYZ, और 5 नंबर इसके होंगे। तब इस 5 नंबर के लिए कितना लंबा चौड़ा लिखेंगे, टू दी पॉइंट लिखें ताकि आपकी गलतियां कम से कम हो और ज़्यादा आपको अच्छे नंबर मिल सके। लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका जो है लेटर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आपकी एप्लीकेशन आप लिखना चाहते हैं, या और ऑप्शन हो गया, उसमें से एक करना आपने, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द फुल फ़ी कंसेशन, आपने फुल फ़ी कंसेशन लेनी हो, फीस माफ़ी चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिंसिपल साहब के नाम एप्लीकेशन लिखनी है। तो यह बचपन में लिखते आ रहे हैं, उर्दू में भी लिखी है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज CTABC, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज पूरा नाम नहीं लिखने की जरूरत, जिस कॉलेज में भी आप पढ़ते हैं, सिटी शहर का नाम लिखें, ABC बस। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर द फुल फ़ी कंसेशन, ठीक है, सब्जेक्ट आपने दे दिया सर। मोस्ट रिस्पेक्टिवली इट इज़ स्टेटेड दैट आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, आपने बताना है कि मेरा ताल्लुक एक गरीब फैमिली से है। माय फादर इट इज़ ए डेली वेजर, मेरे बाप जो डेली वेजर, डेली वेजर से मुराद है रोज़ाना वो काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे। एंड इज इनकम इज़ वेरी ईगर, उनकी इनकम जो बहुत कम है। ये कैन नॉट बियर माई एजुकेशनल एक्सपेंसिस, वो मेरे जो तालीमी खर्चात हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई एम ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और साथ ये ज़रूर बताना है कि मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ और क्लास में रेगुलर बेस के ऊपर पोजीशन लेता हूँ। ये नहीं कि आप क्लास में निकम्मे बच्चे हों, फेल होते आ रहे हों और फिर आपको फ़ीस कंसेशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। काइंडली ग्रांट मी द फुल फ़ी कंसेशन सो आई कैन कंटिन्यू माई स्टडी, मुझे पूरी फ़ीस की जो कंसेशन है दी जाए ताकि मैं अपनी स्टडी को रेगुलर बेस के ऊपर जारी रख सकूं। योर ओबीडियंटली XYZ, रोल नंबर लिखना लिख लें और डेट साथ जो है वो कर दें मार्क्स। तो ये आपका फॉर्मेट होगा, ठीक है। ये आपने ज़रा फॉर्मल लेके लिखनी है, ठीक है। मोस्ट रिस्पेक्टिवली ये लिखना स्टेटेड दैट, वालिद साहब को इनफॉर्मल लेटर होता है तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आवर कॉलेज अरेंजिंग, यानी उसमें ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इन दोनों में से आपने एक करना है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप एप्लीकेशन करेंगे या लेटर करेंगे। तो ये आपने इस तरह इस पैटर्न के साथ लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा स्टोरी फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, आपने एक स्टोरी लिखनी होगी। राइट ए स्टोरी फ्रॉम द गिवन 2 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, उसमें किसी एक टॉपिक की आपने स्टोरी लिखनी है। तो टॉपिक हमारे पास सबसे पहले जो है, राइट ए स्टोरी ऑन द मॉरल लेसन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। आप दयानतदारी से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये आप स्टोरी कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ या बुक में है वही लिखनी है, आप इंग्लिश में कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टोरी आ जाएगी। ये जी द ऑनेस्टी एंड द ऑनेस्ट वुड कटर, यानी बड़ी मशहूर मारूफ स्टोरी है, रेगुलर बेस के ऊपर हम ये सुनते हैं पढ़ते आ रहे हैं।
द ऑनेस्ट वुड कटर। बिगिनिंग इसकी कैसे करनी है? ए पुअर वुड कटर ड्रॉप हिज ओनली आयरन एक्स इनटू द डीप रिवर। एक बेचारा बूढ़ा वुड कटर था, उसका जो आयरन था ना, वो आयरन एक्स कुल्हाड़ा लोहे वाला, वो डीप रिवर में गिर गया। ही वीप्स हेल्पलेसली ऑन द बैंक, यानी बैंक से मुराद है नहर के किनारे के ऊपर जो है रेगुलर बेस के ऊपर, यानी उसने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। ज़रा फरियाद लोग लगाते हैं। सेंटर वाला हिस्सा होगा एन एंजल अपीयर, एक फरिश्ता है, डाइव इनटू द वाटर, पानी में गया, एंड ब्रॉट आउट अ गोल्डन एक्स, फिर वो एक सोने का जो है वो लेकर आया कुल्हाड़ा। देन ए सिल्वर वन, फिर वो चांदी का भी लेकर आया। द वुड कटर रिफ्यूज बोथ, यानी वुड कटर ने लेने से इनकार कर दिया। स्टेटिंग दे आर नॉट हिज, उसने बताया कि ये मेरे नहीं है, मुझे लोहे वाला चाहिए। क्लाइमैक्स किया, द एंजल ब्रिंग आउट द आयरन एक्स, जो एंजल है फरिश्ता गया, फिर उसका जो असली वाला आयरन वाला था वो लेकर आ गया। द वुड कटर एक्सेप्टेड जॉयफुली, वुड कटर ने उसे खुशी खुशी उसको कबूल किया। द एंजल इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी, यानी जो फरिश्ता था उसकी ऑनेस्टी की वजह से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। रिवार्ड हिम विद ऑल थ्री एक्सेस, उसने उसको तीनों वो गिफ्ट कर दिए, सोने का भी दे दिया, चांदी का भी दे दिया और लोहे वाला भी उसका दे दिया। तो मॉरल क्या है? मॉरल आखिर पे ज़रूर लिखना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आपकी छोटी सी स्टोरी होगी, आप इसको इकट्ठा करके लिखें, बिगिनिंग मिडल क्लाइमेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर इस तरह दिया, आप इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, वो जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप गलतियाँ करेंगे, पकड़े जाएंगे। टू द पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट हमारी जो स्टोरी है इनमें से एक करनी है, वो है यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, इत्फाक में बरकत है। द फार्मर एंड हिज सन की बहुत फेमस स्टोरी है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, आप भी ये लिख दीजिएगा। बिगिनिंग, एन ओल्ड फार्मर हैज़ ए सेवरल सन हु ऑलवेज क्वारल अमंग देमसेल्व्स। एक गरीब जो किसान था, उसके बहुत सारे बच्चे थे जो आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे। हिज एडवाइस फॉल इन अ डीफ ईयर, उनके जो नसीहत थी उनके कानों पे बिल्कुल अनसुनी कर देते थे। ही फॉल इल, वो बीमार हो गया, जब उसको लगा मैं फोत होने वाला हूँ, डिसाइड टू टीच देम ए लेसन, फिर उसने देखा कि मैं अपने बच्चों को एक सबक सुनाता हूँ। मिडल पार्ट, ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग द बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने कहा बच्चों को लकड़ियाँ जो है ना वो लेकर आओ। ठीक है, बंडल ऑफ स्टिक्स। ही ऑर्डर देम टू ब्रेक द टाइड बंडल, उसने कहा जो बंडल बांध के ना लकड़ियों को, इनको तोड़ो। ऑल फेल डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट, तमाम उन लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई बंदा उसको तोड़ ना सका। क्लाइमैक्स क्या है? ही यूनाइट द बंडल एंड गिव देम वन स्टिक ईच, उसने बंडल को खोल दिया और एक एक स्टिक जो है वो तमाम बच्चों को दे दी। द ब्रेक द इंडिविजुअल स्टिक ईजिली, जो इंडिविजुअल स्टिक थी उनको ईजिली तोड़ लिया उन्होंने। द फार्मर एक्सप्लेन द यूनाइटेड दे आर अनब्रेकेबल, उसने बाप ने बताया बच्चों के जब तक तुम इकट्ठे रहोगे, इत्तेहाद में रहोगे, तुम अनब्रेकेबल होगे, तुम्हें कोई बंदा तोड़ नहीं सकता। बट डिवाइड दे विल फॉल, अगर तुम आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो तुम कोई भी बंदा जो है वो गिरा सकता है। तो ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। आजकल के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा लागू होती है कि आप जिस तरह इकट्ठे रहेंगे तो आपको कोई बंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे मुस्लिम ममालिक हैं आजकल देखें आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दुश्मन उन पर हमला कर रहे हैं। तो अगर आप इकट्ठे तमाम मुसलमान ममालिक भी हो जाएं तो वो दुश्मन कोई भी उन पर हमला नहीं कर सकता है। तो ये सोर्स भी मैंने नीचे लिखा हुआ है कहाँ से ये स्टोरी ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ए है, इसमें कह रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा टेकन फ्रॉम द यूनिट 3, 6, 11 एंड 13। आपका तीसरा, छठा, 11 या 13 ये वाला यूनिट है जिसमें पॉइम्स आपकी, उसमें से एक स्टैंजा लिया जाएगा जिसको एक्सप्लेन करना है विद द गिवन स्टेंसेस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। 5 नंबर का सवाल है जी ये वाला। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। चलें जी, ये हमारे पास एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये लाइन है, टिल द लिटिल वंस वियर नो मोर कैन बी मैरी, द सन डज डिसेंड एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर इसका क्या है जी? सबसे पहले रेफरेंस क्या है? रेफरेंस से मुराद शायर का नाम क्या है और किस नज़म से इसको लिया गया है। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द एक्विंग ग्रीन रिटन बाय विलियम ब्लैक। ठीक है, शायर का नाम भी आ गया, नज़म का नाम भी आ गया। कॉन्टेक्स्ट इसका गया, द पोइम हाईलाइट्स द थीम ऑफ यूथ, यानी बेसिकली जवानी की बात कर रहा है। द पासिंग ऑफ टाइम, कैसे वक्त गुजरता जाता है, एंड द साइकिल ऑफ लाइफ, जिंदगी का साइकिल गुजर जाता है, वो बंदा बुढ़ापे में चला जाता है, बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापे में चला जाता है। द एक्विंग ग्रीन रिप्रेजेंट द विटिलिटी ऑफ यूथ विच इवेंचुअली फेड एज इवनिंग अप्रोचेज, जैसे जैसे शाम होती है, जैसे उसने जिक्र किया शाम होती है, तो इस तरह ज़िंदगी की भी शाम होती है, बंदा जवानी से चलता चलता बुजुर्ग से फिर बंदा इंतकाल कर जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? तो ये रेफरेंस तो कॉन्टेक्स्ट का एक नंबर होगा, 2 नंबर और 3 नंबर एक्सप्लेनेशन के होंगे। द पोइट एक्सप्लेन दैट एज द डे एंड, यानी वो कह रहे हैं जैसे दिन का अख्ताम होता है, द चिल्ड्रन गेट एग्जॉस्टेड, यानी थक जाते हैं, एंड कैन नो लॉन्गर प्ले और रिजॉइस, वो फिर नहीं खेलते और ना ही उनको खुशी होती है खेलने से। द सेटिंग सन मार्क्स द एंड ऑफ देयर जॉयफुल एक्टिविटीज़,
सिम्बोलिज हाउ द एनर्जेटिक फेज ऑफ यूथ इवेंचुअली कम टू द क्लोज, यानी उसने इवनिंग दिन के आगाज से शाम होने तक, दिन के अख्ताम तक बेसिकली बताया कि किस तरह एक ज़िंदगी है, उसने भी शुरू होना और आखिरकार उसने भी एंड हो जाना है। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट उसने इस 4 लाइनों में, इस पोइम के अंदर देने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट होगा, पंक्चुएशन टेकन फ्रॉम यूनिट, यानी पंक्चुएशन लगाने, एराब लगाने, जो कि 1, 2, 5, 8 एंड 10 यूनिट में से आएगा। पंक्चुएट स्मॉल पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ होगा, 5 नंबर आपको इसके होंगे। तो एक पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिया हुआ है, ये है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, ये लाइंस हैं ये, ठीक है। तो पंक्चुएटेड टेक्स्ट है, ये रा टेक्स्ट है, ये रा, ठीक है। नीचे उसको मैंने करेक्ट करके लिखा है। सबसे पहले तो ये गलती होगी, फ्रीडम, पहला वर्ड ही छोटा लिखा हुआ है एफ, तो इसको बड़ा करें, फ्रीडम। फ्रीडम के बाद कामा लगेगा यहाँ पे, फिर हाउ एवर के बाद फिर कामा लगेगा, ठीक है। ये कामा लगा हुआ, ये एरो नजर आ रहे हैं आपको। डज नॉट मीन लाइसेंस, लाइसेंस यहाँ पे जो है वो फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप के बाद आई छोटा लिखा हुआ है, इसको बड़ा करके लिखना है। इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नाउ बिहेव जस्ट एज यू प्लीज, प्लीज के बाद फिर कामा लगाना है। एंड डू वट यू लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल ऑफ द स्टेट, स्टेट के आगे जो है वो आपने फुल स्टॉप लगाना है। तो ये जितने आपको एरो नज़र आ रहे हैं, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं टोटल, तो 5 मार्क्स हैं, 6 गलतियां आपकी। तो नॉर्मली जो पैराग्राफ होगा उसमें 5 ही गलतियां होगी, 5 गलतियां आप ठीक कर लेते हैं तो आपको इसके 5 नंबर जो है वो आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो 6 गलतियां, तो 5 नंबर आपने ज़रूर इसमें से ले लेने हैं। और ये ख़ास तौर पे ये फुल स्टॉप और कामे और कोई देखे ना, कोई लंबा चौड़ा नहीं है कि अरबी की तरह इराब लगाने हैं, समझ ही नहीं आ रही, आसान सा है, आप इजीली इसको भी अटेम्प्ट कर लेंगे। इस पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको जो सी पार्ट होगा, फ्रॉम द इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पैक्टा, आएगा यूज़ 5 आउट ऑफ 8 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे 8, उसमें से 5 करने हैं, इन सेंटेंस भी उनके बनाने हैं। 5 नंबर का ये भी सवाल है। तो टोटल आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 15 नंबर का होगा। चलें, ये भी मैंने किए हैं आपके लिए, ये हैं जी, मैंने 8 के 8 जो हैं वो सॉल्व किए हुए हैं। तो 8 2 16 ये बन जाएंगे सेंटेंस। पहला है डाई, और एक ये वाला डाई है, डाई सीज टू लिव, द ब्रेव सोल्जर इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री, एक मुल्क के लिए एक सोल्जर जो मरने के लिए तैयार है। डाई से मुराद मरना, डेथ, ठीक है, मरने के लिए तैयार। डाई एक होता है कलर को डाई करवाती है, जिस तरह लेडीज़ या औरतें कलर लगवाती है ना दुपट्टे के ऊपर, ये पीको करवाती हैं, वो डाई होता है कलर करवाना। शी डिसाइडेड टू डाई हर ओल्ड शर्ट ब्लू, यानी उसने अपने ओल्ड शर्ट को ब्लू कलर जो करवा लिया या करवाना चाह रहा है। एक होता है वेस्ट, एक होता है ये वाला वेस्ट। वेस्ट यूज़ केयरलेसली, आप केयरलेसली किसी चीज़ का इस्तेमाल करें। वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रीवियस टाइम, हमें अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक होता है वेस्ट जो बॉडी का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। ही वेयर लेदर बेल्ट अराउंड इज वेस्ट, उसने अपनी वेस्ट की गिर्द जो है लेदर की बेल्ट पहनी हुई है। तो छोटे छोटे आसान सान फिक्रे लिखने, लंबे चौड़े फिक्रे लिखने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। एक प्रिंसिपल होता है हेड ऑफ स्कूल, स्कूल का प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड ए स्पीच, डिलीवर्ड ए स्पीच इन इज असेंबली, असेंबली में स्पीच डिलीवर की। एक प्रिंसिपल होता है मॉरल रूल, काद-ए-आज़म वाज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स, यानी मॉरल ऑफ रूल्स, यानी काद-ए-आज़म जो है अपने जो हाई प्रिंसिपल थे उसको फॉलो करते थे। एक होता है साइट, एबिलिटी टू सी, देखने, देखना। द सेंसरी प्रेजेंटेड ए ब्यूटीफुल साइट, द सीनरी प्रेजेंटेड ए ब्यूटीफुल साइट दिखा रही है। एक होता है साइट, लोकेशन। द इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन साइट, इंजीनियर ने कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट किया। नेक्स्ट हमारे पास है कैनवस, कोर्स क्लॉथ, कपड़े का एक हिस्सा होता है। द आर्टिस्ट पेंटेड ए ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑन द कैनवस, कैनवस के ऊपर आर्टिस्ट ने पेंट किया। एक होता है कैनवस टू आस्क फॉर वोट, वोट के लिए कहना। द पॉलिटिशियन आर कैनवसिंग फॉर द देयर पार्टी, जो पॉलिटिशियन सियासतदान जो है अपनी पार्टी के लिए वोट का कह रहे हैं, तो वो कैनवस होता है। बोर्ड, फीलिंग टायर्ड, यानी थक जाना, अनइंटरेस्टेड होना, बोर्ड। आई फेल्ट एक्सट्रीमली बोर्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर, बड़े लेक्चर के दौरान मैं बोर हो जाता हूँ। एक होता है बोर्ड, ए पीस ऑफ वुड, गेट ऑन व्हीकल, ए पीस ऑफ वुड। द टीचर रोट द आंसर ऑन द वाइट बोर्ड, ठीक है, टीचर ने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा। तो एक होता है पीस ऑफ वुड, एक होता है बोर्ड, गाड़ी के ऊपर बैठने को भी, यानी बोर्डिंग कार्ड जिस तरह कहता है मुझे इशू हो गया, तो बोर्डिंग कार्ड वही होता है जहाज़ पे बैठने की आपको इजाज़त होगी है, तो वो भी चाहे इसका सेंटेंस लिख लें, चाहे पीस ऑफ वुड लकड़ी का बोर्ड भी होता है वो लिख लें। इलिसिट, टू ड्रा आउट। द पुलिस ट्राई टू इलिसिट द ट्रूथ फ्रॉम द थीफ, पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की ताकि वो चोर से सच उगलवा सके।
एक होता है इलिसिट इलीगल, जो कि इलीगल है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। तो गवर्नमेंट हैज़ बैंड द इलिसिट ट्रेड ऑफ वेपन, गवर्नमेंट ने जो इलीगल ट्रेड ऑफ वेपन की उस पर पाबंदी लगा दी। एक होता है नेवल, रिलेटिंग टू द नेवी, नेवी से इसका तल्लक है। पाकिस्तान पोजेस ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, पाकिस्तान के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स है। एक होता है नेवल बेली बटन, बेली बटन को नेवल कहते हैं। द डॉक्टर एग्जामिन द वाउंड, यानी जख्म को एग्जामिन किया नियर द नेवल, नेवल बेली बटन के बिल्कुल पास। तो ये जी आपके पेयर ऑफ वर्ड्स भी हो गए। और आपका फिर आखिरी जो सवाल होगा उसको देखते हैं हम, वो है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेशन टेकन फ्रॉम द यूनिट 1 2 5 एंड 8 एंड 10। आपके इस यूनिट में से ट्रांसलेशन ली जाएगी। ट्रांसलेट इंग्लिश पैराग्राफ इनटू उर्दू, आपने उसको उर्दू में कहना, बहुत आसान से 15 नंबर का सवाल है। ये छोटा सा पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं। ये पैराग्राफ है, क्लीन वाटर इज़ वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन एंड एडुकेट एक्सेस टू द क्लीन वाटर एंड हिंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी, फार्मर रिले ऑन द वाटर फॉर इरीगेशन लाइफ स्टॉक वाटरिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए कितना ही आसान सा वो छोटा सा पैराग्राफ है। साफ पानी ज़राअत और खुराक की पैदावार के लिए नागुज़ीर है। साफ पानी तक नाकाफ़ी रसाई ज़री पैदावार और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में रुकावट बन सकती है। किसान आपाशी मवेशी को पानी पिलाने और फसलों की पैदावार के लिए पानी पर इंसार करते हैं। तो ये कितना ही छोटा सा 15 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं। और हमारी दफ़ा तो ये पैराग्राफ ही गलत आ गया था। जब पैराग्राफ गलत आ जाए उसको हल करें आप। तो ये भी बोर्ड का रूल है कि जो सवाल गलत होगा पेपर में, अगर उसको सॉल्व करते हैं तो फिर भी आपको 15 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद आखिर पे ये होगा कि अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम है, तो फिर आप को ऐसे दिया जाएगा लिखने के लिए। तो जैसे कि एक ऐसे जो है विलेज लाइफ के ऊपर आया हुआ है, तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे जो उर्दू मीडियम वाले ही हैं वो ये वाला सवाल कम ही अटैम्प्ट करते हैं। अगर आप हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फाइनल रिवीजन एंड चेकलिस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। तो आपने कौन कौन से काम लास्ट के ऊपर करने हैं, वो है क्वेश्चन नंबरिंग। डिड यू क्लियरली लाइट क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट कर रहे हैं ऑन द सेंटर ऑफ द पेज, पेज के सेंटर में आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, जो भी पार्ट कर रहे हैं। सोर्स एक्यूरेसी, हैव यू यूज स्टैंडर्ड पीटीपी फ्रेजिंग है, आपने जो पीटीपी की जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक है जो उसको आपने यूज़ करना है, जो भी फ्रेजिंग है। टू योर ईडियम्स में, पेयर ऑफ वर्ड्स में एंड ट्रांसलेशन में, ठीक है, जो भी आपने स्टैंडर्ड पीटीपी को फॉलो करना है, क्योंकि पीटीपी की बुक्स के मुताबिक आपके पेपर चेक होंगे। फॉर्मेटिंग, आर योर लेटर एंड एप्लीकेशन ब्रैकेट करेक्टली विद कामाज इन डेट्स एंड पीरियड्स आफ्टर इनिशियल, यानी कि आपने देखना है कि खासतौर पर लेटर और एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और आपने जो कामा वगैरह डेट्स वगैरह बिल्कुल ठीक लगाई हैं। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। डिड यू एलोकेट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर योर एसे और ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन देयर 15 मार्क वेट, जिस क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा हैं उस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देना है, जिसके कम मार्क्स हैं उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक विद योर पंजाब बोर्ड एग्जामिनेशन, यू आर रेडी नाउ। ये जी आपका पूरे का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन 2 A to Z हर चीज़ मैंने करवा दी है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करवाई है। तो मुझे अब कमेंट्स में बताएं कि आपकी तैयारी होगी है या नहीं हुई। अगर होगी या डन लिख दें, अगर वो कमी बेशी हो तो फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। आपका भी टाइम है, मैं फर्दर वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।